तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस वक्त सुबह के करीबन 9:30 बज रहे थे और मैं बाजार गया हुआ था। बाजार में जाने का मतलब यही था कि मैं कभी कभी अपने कॉलेज में चला जाता था और हमेशा की तरह मैं आज भी अपने ही कॉलेज में गया हुआ था। लेकिन आज कॉलेज में जाने के बाद मैं थोड़ा जल्दी ही वापस आ गया था और इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जब मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन पर मुझे एक अजीब सा नंबर दिखाई दे रहा था और उस नंबर को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बाहर की कंपनी ने मुझे फ़ोन किया हो। जब मैंने कॉल अटेंड किया तो मुझे पता चला कि कुछ दिनों पहले ही मैंने ग्रुप के अंदर एक मैसेज छोड़ दिया था कि मुझे सेकंड हैंड बाइक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी के पास सेकंड हैंड बाइक हो तो फिर मुझसे संपर्क कर लें। और आज उसी के सिलसिले में मुझे ये फ़ोन आया था। जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे गांव से करीब 27 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम राखीपुर गांव है और उसी गांव के अंदर मुझे बुलाया गया है। दरअसल वहां पर एक अच्छी और सेकंड हैंड बाइक थी जिसको परखने के बाद मुझे उसे खरीदना था और अब मुझे ये मौका ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया और मैं तैयार हो गया। मैंने भी ठान लिया था कि मैं इस बाइक को अपने घर पर ले ही जाऊंगा और इसमें मुझे कुछ ज़्यादा घाटा भी नहीं होने वाला था। और सेकंड हैंड बाइक लेने के खातिर मैंने पहले ही कुछ पैसों को इकट्ठा कर रखा था और कुछ पैसे मैंने अपने दोस्त को भी लाने को बोल दिया था, इसलिए मुझे पैसे चुकाने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं उस बाइक को देखने के लिए अपने दोस्त बकुल के साथ एक दिन उस गाँव की तरफ रवाना हो गया। मुझे मालूम था कि मैं पहले ही दिन इस बाइक को अपने घर पर लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं और मेरा दोस्त बकुल हम दोनों उस गांव के अंदर पहुंचे तो हमने सबसे पहले उस बाइक की कंडीशन को देखा जो हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि ये बाइक हमारे लिए काफ़ी हद तक ठीक रहेगी और इसका एवरेज भी अच्छा था। ऊपर से पैसे भी बहुत कम लग रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि इतनी अच्छी कंडीशन वाली बाइक को कोई इतने कम पैसे में भला क्यों बेच रहा था। फिर हमने सोचा कि शायद इस आदमी की परिस्थिति बिगड़ गई होगी जिस वजह से ये इस बाइक को बेच रहा है। उसके बाद मैंने तुरंत ही उस बाइक को परचेज कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई और उस बाइक को ले जाए। उसके बाद मैं और मेरे दोस्त उस बाइक को लेकर अपने घर आ गए और घर पर आने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मैं साधु बाबा के पास जाकर इस बाइक का झाड़ फूक करवा सकूं। मैंने भी अपनी मम्मी की बात मान ली और उसके बाद मैं उस बाइक को लेकर हमारे माँ भवानी के मंदिर चला गया। लेकिन जैसे वहाँ के बाबा ने इस बाइक को देखा तो उन्होंने मुझे वापस जाने को कहा। पहले तो उन्होंने बहाना निकालते हुए कहा कि ये सेकंड हैंड बाइक है और मैं इसके ऊपर कोई झाड़ फूक नहीं करना चाहता, या फिर यूं कहें कि मैं उसके ऊपर कोई धागा नहीं बांधना चाहता। पता नहीं क्यों लेकिन वो मना कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी को झूठ बोल दूंगा कि मैंने इसका वो सारा काम करवा लिया है जो करवाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं उस बाइक को अच्छी खासी तरह से चलाने लगा। सुबह के वक्त मैं उस बाइक को लेकर बाजार के लिए निकल जाता और शाम को वापस लौटता तो मैं उस बाइक को कमरे में बंद कर देता। लेकिन अब जो आगे होने वाला था उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। एक दिन की बात है जब मैंने इस बाइक की वास्तविकता को देखना शुरू कर दिया था। वो अंधेरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ एक अलग ही वातावरण सा था। उस दिन मुझे अचानक एक शादी में जाना पड़ रहा था। वो शादी मेरे करीबी दोस्त की थी, इसलिए मैं और मेरा दोस्त बकुल हम दोनों उस शादी को अटेंड करने के लिए निकल रहे थे। हमने पहले ही ठान लिया था कि हम सुबह नहीं जा पाएंगे, बल्कि रात को हम शादी में एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी रात में शादी को एंजॉय करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही उस शादी को अटेंड करने के लिए निकल पड़े। उस वक्त रात का समय हो चला था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसी हालत में शादी को एंजॉय करने का मज़ा डबल होने वाला था। और वैसे भी हम दोनों वहाँ लड़कियों को ताड़ने के लिए जाते थे। खैर इस अंधेरी रात में शादी को भी अटेंड करना हमारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन यहाँ से उस गाँव की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी। ऐसे में हमें वहाँ जाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। फिर रात के करीब 11:15 बजे के आसपास हम दोनों शादी में पहुँच गए और उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपने दोस्त से मुलाकात की और मुलाकात करके हमने अपने दोस्त को ये भरोसा दिला दिया था कि हम उसकी शादी को अटेंड कर चुके हैं और अब वो कुछ नहीं बोल सकता, यानी कि अब बिना झिझके हम दोनों यहाँ से कभी भी निकल सकते थे। और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त बकुल खाने पीने के सामान में जुट गए
और उसके बाद नाश्ता करने लगे। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। और दूसरी तरफ पार्टी चल रही थी जहाँ पर लड़के और लड़के डांस कर रहे थे। वो सब देखने का भी मेरे अंदर बवाल मचा हुआ था, इसलिए मैं जल्दी से खाना पीना करके शादी के उस समारोह में पहुंच गया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उछल कूद हो रही थी, या फिर यूँ कहे कि जहाँ पर नाच गाना हो रहा था। फिर उसके बाद मैं एक कुर्सी पर बैठकर वहाँ पर डांस के प्रोग्राम को एंजॉय करने लगा। लेकिन इसी बीच मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ से आ गया और उसने मुझे पकड़कर स्टेज पर चढ़ा दिया और मुझे भी अब ना चाहते हुए स्टेज पर नाचना पड़ रहा था। वैसे भी इस अंधेरी रात में मुझे घर के लिए निकलना पड़ता, चाहे अब कितना भी वक्त बीत जाए। उसके बाद कुछ देर तक उस प्रोग्राम को एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे और मेरे दोस्त को निकल जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने दोस्त से बोला जिसकी शादी हो रही थी, और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था, ठीक है चले जाओ तुम दोनों, और हाँ संभल कर जाना, रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे अपने दोस्त की बात में कोई दम नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैं अपने दोस्त बकुल के साथ वहाँ से बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद हम दोनों दोस्त सीधा मेरे बाइक के पास पहुँच गए। और मेरी बाइक के पास पहुँचते ही मैंने देखा कि मेरी बाइक की हालत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि जब मैंने पहले बाइक को खड़ा किया था तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं थी, लेकिन अब तो वो पूरी की पूरी एकदम गंदी हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बाइक की इस तरह की हालत होने के पीछे क्या सच्चाई है। फिर उसके बाद मैंने चाबी निकाली और बाइक पर बैठ गया। फिर हम दोनों एक जोहड़ को पार करने के बाद यहाँ से निकलने वाले थे। जो जोहड़ बहुत ही ज़्यादा खामोश रहता था, लेकिन मुझे इससे कुछ खास डर नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने बाइक की चाबी घुमाई और स्लिप से स्टार्ट करते हुए उसे वहाँ से लेकर निकल गया। हम दोनों सबसे पहले उस हाईवे पर पहुंचे और हाईवे से हम दोनों सीधा एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। तो मैंने सोचा था कि शॉर्टकट लेकर निकल जाऊंगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, और यही सब सोचते हुए मैं निकलने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरी किस्मत को कोई दूसरा ही खेल मंजूर था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उस वक्त मैंने इतनी सारी चीज़ों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी बाइक चलाता रहा। अभी मेरी बाइक कुछ झाड़ियों को पार करके आगे निकली ही थी, लेकिन इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी बाइक के पीछे वाले हैंडल को एकदम से पकड़ लिया है, और एक बार के लिए मुझे अपनी बाइक का हल्का सा ब्रेक लगाना पड़ा। मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, बस सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी अब मेरे अंदर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ था, और उसका मुझे अभी तक कोई अंदाज़ा तक नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी बीच मेरी नज़र साइड मिरर में पड़ी। जैसे ही मैंने साइड मिरर में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे शरीर में डर पैदा हो रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ जो मेरा दोस्त बकुल बैठा हुआ था, अब वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो मेरी बाइक के पीछे पीछे भाग रहा था। उसे अपनी बाइक के पीछे पीछे भागते हुए देखकर तुरंत ही अपनी बाइक को ब्रेक लगा दिया। और इस बार जैसे मैंने अपनी बाइक का ब्रेक लगाया तो मुझे अपने पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई, अरे भाई क्या हुआ, तूने बाइक को ब्रेक क्यों लगा दिया? दोस्तों इतना सुनकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा दोस्त बकुल मेरे पीछे वाली सीट पर ही बैठा हुआ था, लेकिन वो जो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था फिर वो कौन था? यही सब सोचकर मैंने पीछे की तरफ फिर से देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त बकुल से कहा, बकुल तू बाइक से नीचे तो नहीं उतरा था? तो उसने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद मैंने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि अब बाइक के साइलेंसर के अंदर से खून बाहर निकलने लगा, और बाइक की इस हरकत ने मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था। ये पहली बार था जब मैंने अपनी बाइक के अंदर इस तरह की गंदी हरकत देखी थी, और इसे देखते मेरे शरीर में सांसें और भी ज़्यादा तेज होने लगी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे बाइक के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खून आने लगा, और अब मांस के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। जैसे मेरे दोस्त बकुल ने ये चीज़ देखी तो वो तुरंत ही बाइक से नीचे उतरने की फिराक में था। अब वो नीचे उतरने ही वाला था कि तभी बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ गई। इस बार बाइक का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी अदृश्य आदमी मेरी बाइक को चला रहा है,
और इतनी स्पीड में चलाने के कारण हम दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, मैंने अपने हाथों को हवा में घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ हवा को छू सकते थे। उसके अलावा मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। आखिर क्यों अचानक से मेरी बाइक के अंदर इस तरह की हरकत होने लगी। मैं इतना सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे बाइक के सामने वाले हिस्से की तरफ मुझे एक परछाई नजर आने लगी और अब उस छवि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि धीरे धीरे उस परछाई ने अपना वास्तविक रूप धारण करना शुरू कर दिया है। ठीक से देखने पर मुझे पता चल रहा था कि ये कोई अदृश्य आदमी ही था जो कुछ देर पहले से ही इस बाइक को ड्राइव कर रहा था, लेकिन उस आदमी का धड़ काफी हद तक कटा पड़ा था। उसके जिस्म के अंदर से मुझे अजीब सी सुगंध आ रही थी। उस बाइक के चलने के साथ साथ मेरे अंदर अब डर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि बाइक की स्पीड अब लगातार तेज हो रही थी और वैसे मेरे अंदर भय लगातार बढ़ते जा रहा था। तभी मैंने उस आदमी के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बार मेरा हाथ उस आदमी के हाथ से आर पार हो गया, यानी कि वो आदमी हवा के रूप में था और मैं एक इंसान के रूप में। उसके बाद हमारी बाइक वहीं के बगल में दिखाई देने वाली एक खाई के अंदर जाने लगी और इस बार बाइक को कंट्रोल कर पाने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। बाइक इतनी तेजी से उस खाई में जाकर गिरी कि किसी के समझ में नहीं आया कि आखिर उस वक्त क्या हुआ है, और नीचे गिरते ही मेरी आंखें बंद हो गई और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और लगातार 1 महीने के बाद जाकर मुझे होश आया था। लेकिन वहीं पर मुझे पता चला कि मेरे दोस्त बकुल की मौत हो चुकी है। उसकी तो डेड बॉडी बहुत ही बुरी अवस्था में मिली थी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दोस्त बकुल को काटने की कोशिश की गई थी। फिर कुछ लोगों ने बताया कि उसके मांस के टुकड़े बाइक के इंजन में गिरे हुए थे। मुझे नहीं पता कि वो किसकी बाइक थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उस बाइक को जला दिया और आज तक उस बाइक का कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन इस भयानक घटना ने मेरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। एक्सीडेंट के नाम से हमें कुछ पैसे तो मिले, लेकिन मैं अपने दोस्त बकुल को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।